4.5 महीने से छिड़ी यूक्रेन की जंग में जिस तरह रूस ने सीन पलटा है, उसे देखकर कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब पश्चिमी देशों के लिए पुतिन को रोकना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि दावा है कि इस जंग में पश्चिमी देशों की एक कमजोरी को ही पुतिन ने अपनी बड़ी ताकत बनाया हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिमी देशों की कमजोरी यह है कि उन्हें लंबी जंग की आदत नहीं है। वो यूक्रेन के लंबे खिंचते युद्ध में कूदना नहीं चाहते और रूस जैसे ताकतवर देश से सीधी जंग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुतिन जानबूझकर यूक्रेन की लड़ाई को खींच रहे हैं। कछुए की चाल से आगे बढ़कर नेटो देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं ताकि उनकी एकता तोड़ी जा सके, उनसे यूक्रेन को मिल रही मदद बंद की जा सके। यूरोप और अमेरिका की आर्थिक हालत पहले ही खराब है और फिर उधर यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद की वजह से उनका बजट भी बिगड़ रहा है। ऐसे में कभी न कभी तो वो यूक्रेन के कंधों से अपना हाथ उठा ही लेंगे। पुतिन को इसी बात का इंतजार है। जैसे ही ये होगा वो यूक्रेन में अपना मास्टर स्ट्रोक मार देंगे। पुतिन के इस पैंतरे को पश्चिमी देश भी समझ रहे हैं। उन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि उनकी यूक्रेन को मदद काफी नहीं और वो जल्द इस जंग को रफा दफा नहीं कर पा रहे। बल्कि पहले तो बात यह हो रही थी कि यूक्रेन की लड़ाई कुछ महीने और चल सकती है, लेकिन पिछले महीने खुद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहकर यूरोप और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी कि यूक्रेन की जंग कुछ महीनों नहीं बल्कि सालों तक खिंच सकती है। इसलिए पश्चिमी देशों को यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश यूक्रेन को हथियार देकर उसके मददगार बनने का डंका पीट रहे हों, भले ही वो मुसीबत की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस जैसे बड़े देश से यूक्रेन अकेले ही जंग लड़ने को मजबूर है। पश्चिमी देश बस दूर से तमाशा ही देख रहे हैं। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो ऐसा कोई रिस्क नहीं उठा रहे जिससे पुतिन भड़क जाए। इसलिए नेटो देश यूक्रेन को इतनी ताकत के हथियार तो दे रहे हैं जिनसे वो अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन इतने दमदार हथियार नहीं दे रहे जिनसे यूक्रेन रूस के घर में घुसकर वार कर सके, उसका काम तमाम कर सके। और पश्चिमी देशों की इस कमजोरी से पुतिन अच्छी तरह वाकिफ है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्हें पता है कि पश्चिमी देश लंबी जंग के लिए तैयार नहीं। देर सवेर उनका जोश जवाब दे ही जाएगा और यूक्रेन को भुलाकर फिर अपने अपने रास्ते सब चल देंगे। और ये बात पुतिन तो क्या पूरी दुनिया चेचनिया की जंग में भी देख चुकी है, जॉर्जिया की लड़ाई में भी देख चुकी है और हाल में 8 साल पहले हुई क्राइमिया की लड़ाई में भी देख चुकी है। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था, तब अमेरिका जैसे इन्हीं पश्चिमी देशों ने शुरुआत में खूब हल्ला मचाया था। रूस को सजा देने के लिए तब भी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। यहाँ तक कि रूस को G8 से निकाल तक दिया गया था। फरवरी में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो पश्चिमी देशों ने भी रूस से निपटने के लिए बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। वो पहले की ही तरह आक्रामक रहे। उन्होंने रूस पर तगड़े प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन जैसे अब किसी की जुबान पर जॉर्जिया, चेचनिया और क्राइमिया का नाम तक नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसी तरह यूक्रेन का मसला भी पश्चिमी देश जल्द ही भूल जाएंगे। इसलिए यूक्रेन की जंग अब तभी रुक सकती है जब पुतिन को रोका जाए, और पुतिन तभी रुकेंगे जब या तो रूस की टक्कर का कोई देश उसके सामने खड़ा हो जाए, या यूक्रेन को तगड़े हथियार मिले, या फिर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों ही ऑप्शन अपनाने लायक नहीं, क्योंकि जब रूस यूक्रेन में जीतता हुआ दिख रहा है, जब वो यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर कब्जे का दावा ठोक रहा है, तो फिर पुतिन युद्ध विराम के लिए हामी क्यों भरेंगे? और लुहांस्क तो महज एक सीढ़ी है। यूक्रेन के इतने बड़े हिस्से पर भी पुतिन ने झंडे नहीं गाड़े कि वो जीत का सेहरा अपने सर बांध लें। ऐसे में इस वक्त बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। रही बात यूक्रेन को और भी दमदार हथियार देने की, तो उससे भी पश्चिमी देश कतरा रहे हैं, क्योंकि वो पुतिन को ये मौका नहीं देना चाहते कि जिससे वो यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध की जंग में बदलने का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ सके। और जब नेटो देश यूक्रेन को ऐसे हथियार देने को ही राजी नहीं जिनसे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके, तो वो खुद तो जंग में क्या ही कूदेंगे। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके जरिए उसने युद्ध में यूक्रेन के ब्रह्मास्त्र माने जा रहे रॉकेट सिस्टम हाइमार्स को नष्ट करने का दावा किया। रूसी सेना ने यह हमला डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के 2 अलग अलग ठिकानों पर किया, जहां उसके सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए तैनात किए अमेरिकी हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की 2 यूनिट तबाह हो गई। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने इसकी मदद से रूस पर जोरदार हमले का दावा किया था। हाइमार्स वही अमेरिकी हथियार है जिसने ज़ापोरिज़िया की लड़ाई में रूस की सेना की नाक में दम कर दिया था, और माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए रूस ने यह हमला किया, जिसमें यूक्रेन के वो दोनों ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए जिनमें हाइमार्स होने की संभावना थी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में उसके लड़ाकू विमान मिसाइलें बरसाते नजर आए। दावे के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के करीब 100 सैनिकों को भी इस दौरान मौत के घाट उतार दिया। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की मीटिंग हुई।
राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुछ और नेता शामिल हुए। रांची में पिछले महीने जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। साइना नेहवाल को मलेशिया ओपन के पहले दौर में 21-16, 17-21 और 14-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि समीर वर्मा भी 21-10, 12-21 और 14-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस बीच यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले 3 साल से बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज की किस्मत खुलती दिख रही है, क्योंकि खबर है कि इंटरनेशनल रूट पर उड़ान शुरू करने के लिए उसे वो विमान सस्ते में मिल सकते हैं जिन्हें रूस की एयरलाइन कंपनी को दिया जाना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट बनाने वाली यूरोप की एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ उसका सौदा भी लटक गया। और अब खबर है कि रूस के लिए तैयार किए गए यही विमान जेट एयरवेज को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जेट एयरवेज की एयरबस के साथ एक बड़ी डील अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जो करीब $550 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में 43,000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है, जिसके तहत जेट एयरवेज को 2024 से पहले 20 एयरबस A320 विमान लीज पर मिलेंगे, जबकि डील फाइनल होने पर 8 से 10 एयरक्राफ्ट की पहली खेप इसी साल दिसंबर तक भारत पहुंच सकती है। मतलब रूस के यूक्रेन पर हमले ने जेट एयरवेज के इंटरनेशनल रूट पर एक बार फिर उड़ान शुरू करने की योजना को पंख लगा दिए। और घरेलू रूट पर तो उसने अपने पास पहले से मौजूद विमानों को जल्द उड़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए मई में उसे भारत में विमानों का संचालन करने वाली संस्था DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और इसके बाद कंपनी ने उड़ान शुरू करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी। इससे पहले आर्थिक संकट की वजह से 2019 में जेट एयरवेज की सभी उड़ानें बंद हो गई थीं और कंपनी को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इसी कार्रवाई के बीच जून 2021 में हुई नीलामी में जेट एयरवेज को नया मालिक मिल गया था और इसके विमानों को फिर से रनवे पर लाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सिख समुदाय के विरोध के आगे कनाडा को झुकना पड़ा। कनाडा सरकार ने सिख समुदाय के विरोध के बाद क्लीन शेवन पॉलिसी में ढील दे दी। हालांकि पहले इस नियम के तहत वहां मास्क के लिए दाढ़ी कटवाना जरूरी कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर सिख समुदाय से जुड़े करीब 100 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से निकाल दिए गए थे। केरल में संविधान पर विवादास्पद बयान देने के आरोप में घिरे मंत्री साजी चेरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना की प्रिकॉशन डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया। उधर पाकिस्तान में चीन के बनाए ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे दी गई। पिछले साल ही इस बंदरगाह को चीन ने पाकिस्तान से लिया था, लेकिन अब ग्वादर राइट्स मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर बलूचिस्तान सरकार से नाराज हैं और वो विरोध के तौर पर ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान से चीन को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई। असल में चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर को विकसित किया जा रहा है और ये बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। लेकिन ग्वादर राइट्स मूवमेंट के प्रमुख मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी कि अगर सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा नहीं किया तो 21 जुलाई से बंदरगाह को बंद कर दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में ग्वादर बंदरगाह बेहद अहम है। इसके जरिए चीन अरब सागर तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बढ़ता विरोध चीन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि इसी साल ग्वादर राइट्स मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर 1 महीने तक धरने पर बैठे रहे थे। बाद में अप्रैल में बलूचिस्तान की सरकार ने उनसे मांगों को पूरा करने का वादा किया था, जिसके बाद धरना खत्म हो गया था। उनकी मांग है कि सरकार बलूचिस्तान के समुद्र तट को अवैध मछली पकड़ने वालों से मुक्त कराए, ग्वादर में बॉर्डर पॉइंट्स को खोले, ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाए और गैर जरूरी चेकपोस्ट को खत्म करे। लेकिन बलूचिस्तान की सरकार ने किसी भी वादे को पूरा करने की कोई पहल नहीं की, जिसके बाद ग्वादर राइट्स मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हिदायतुर रहमान बलोच ने ग्वादर बंदरगाह को बंद करने की धमकी दे दी। असल में पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान और चीन ग्वादर बंदरगाह को CPEC के तहत लाने के लिए राजी हुए थे और दोनों देशों ने मिलकर यह समझौता किया था कि वो ग्वादर बंदरगाह की पूरी क्षमता का CPEC के तहत इस्तेमाल करेंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा। CPEC प्रोजेक्ट में करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट आता है, जो चीन के उत्तर पश्चिम इलाके को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ये इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है, जहां इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। CPEC प्रोजेक्ट चीन की महत्वाकांक्षी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है और इसी के तहत 2013 में चीन पाकिस्तान के बीच CPEC परियोजना की शुरुआत हुई थी।
जिसके तहत चीन पाकिस्तान में कई आधारभूत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। लेकिन चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट अपने तय समय से काफी पीछे चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2017 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक इसका 1/4 काम ही पूरा हो सका है और इसके 15 में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ही अभी तक पूरे हो सके हैं, जिसकी वजह से चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। चीन ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को 2013 में लॉन्च किया था, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए थे। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्री मार्गों से जोड़ना है। माना जाता है कि चीन इस प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में निवेश को बढ़ाकर विदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पलीता लगता नजर आ रहा है। अमरनाथ यात्रियों का एक और दल रवाना किया गया। जम्मू में खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई और वहां से श्रद्धालुओं के एक और जत्थे को रवाना किया गया। मुंबई में एक विदेशी नागरिक को करीब 24 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी महीने होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी कमान शिखर धवन को सौंपी गई। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलेंगे। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि रूस में कच्चे तेल के उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि नए ग्राहक मिलने के बाद भी रूस के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। दावा यह है कि रूस में तेल के प्रोडक्शन में करीब 30% की गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर रूस पर तो होगा ही, बल्कि पूरी दुनिया पर भी होगा। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में है। अगर रूस का कच्चे तेल का उत्पादन 30% तक कम हो गया तो असर पूरी दुनिया पर होगा। अभी तक तो दुनिया कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की आस लगा रही है। अमेरिका लगातार पश्चिम एशिया के देशों से अपील कर रहा है कि वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि मांग बढ़ रही है और कच्चे तेल की सप्लाई कम पड़ रही है। यही कच्चे तेल की महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे हालात में अगर रूस के तेल का प्रोडक्शन कम हो गया तो संकट बहुत बड़ा होगा। जो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है, वो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसीलिए रूस पर हुआ यह अनुमान हैरान करने वाला भी है और चिंता बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के बावजूद रूस के तेल और गैस के धंधे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन और भारत के साथ हुए कच्चे तेल के सौदों की वजह से रूस ने सारे समीकरण बदल दिए और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का रास्ता आसानी से निकाल लिया। इस बीच चीन में कच्चे तेल की खपत भी बढ़ गई। कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ, जिसकी वजह से रूस के तेल और गैस के धंधे को नुकसान होने की खबरें गलत साबित हुई थी। भारत को तो रूस करीब 30% डिस्काउंट के साथ कच्चा तेल बेच रहा है। कुछ ऐसी ही डील चीन के साथ भी हुई है। मतलब ये कि इन सौदों से रूस की कमाई उतनी नहीं हो रही जितनी यूरोप और अमेरिका तक तेल पहुंचाकर होती थी। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों का पूरी तरह असर दिखना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कुछ देशों के साथ कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से जुड़े सौदे आने वाले कुछ महीनों में खत्म होने वाले हैं। ये सौदे खत्म होते ही रूस की परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन रूस के लिए सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि वहां से कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियां अब निकलने लगी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेल निकालने का काम करने वाली कंपनियां अब रूस से निकलने का मन बना चुकी हैं, जिसकी वजह से रूस की परेशानी बढ़ने वाली है। आंकड़ों के लिहाज से रूस दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल नहीं है, जबकि तेल और गैस के मामले में वो दशकों से टॉप 3 देशों में बना हुआ है। समझना मुश्किल नहीं है कि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है। लेकिन 2014 में क्राइमिया पर आक्रमण के बाद से ही रूस की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई थी। रूस में इन कंपनियों के तकनीक के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां हैं, इसलिए वहां इन कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल है। ऊपर से मुश्किल मौसम की वजह से रूस में कंपनियों के लिए निवेश भी बढ़ता है और लागत भी, जबकि पश्चिम एशिया और अमेरिका में कंपनियों के लिए कम निवेश में ज्यादा मुनाफे का मौका बनता है। ऊपर से रूस में तेल का भंडार भी तेजी से घट रहा है। इस बात को तो खुद रूस की कुछ सरकारी एजेंसियां कई बार मान चुकी हैं। मतलब ये कि रूस के लिए रास्ता आसान नहीं है, जो पूरी दुनिया के लिए नई टेंशन साबित हो सकता है। पश्चिमी अमेरिका के माउंट हुड इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए एक पर्वतारोही को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जो बर्फीली पहाड़ियों की चोटी से करीब 700 फीट नीचे गिर गया था। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने प्राइवेट संस्थाओं की मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। सबसे पहले घटनास्थल वाली जगह पर कमांड सेंटर बनाया गया और 43 साल के पर्वतारोही की तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पर्वतारोही को ढूंढ निकाला गया।
सबसे पहले वहीं उसे फर्स्ट एड दी गई और मदद का इंतजार किया गया। इसके बाद ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड का एक हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और घायल पर्वतारोही को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि माउंट हुड इलाके में ये इस हफ्ते की दूसरी घटना है। इससे पहले 24 जून को पोर्टलैंड की एक महिला उसी जगह से गिर गई थी और उसे भी इसी तरह रेस्क्यू किया गया था। अब किसी की जुबान पर जॉर्जिया, चेचनिया और क्राइमिया का नाम तक नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसी तरह यूक्रेन का मसला भी पश्चिमी देश जल्द ही भूल जाएंगे। इसलिए यूक्रेन की जंग अब तभी रुक सकती है जब पुतिन को रोका जाए, और पुतिन तभी रुकेंगे जब या तो रूस की टक्कर का कोई देश उसके सामने खड़ा हो जाए, या यूक्रेन को तगड़े हथियार मिले, या फिर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए।